नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द साइंस एजुअर। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आरबीएससी 12th बायोलॉजी का एक न्यू टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, दांतों के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 22 में कंसीडर्ड है और हमने देखा था कि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं। कार्य के आधार पर कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे आगे जो दांत होते हैं कृतनक, उसके बाद में जो होता है वो रदनक, फिर अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा था कि मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन सभी दांतों की बेसिक संरचना समान रूप से दिखाई देती है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारे पास दांतों की संरचना ही है। दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। देखो, मनुष्य के जो दांत है वो कॉमन रूप से एक जैसे दिखाई देते हैं। अगर संरचना देखें तो वो एक जैसे दिखाई देते हैं। मतलब देखो, जो दांत होता है मनुष्य का वो मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। ये हम एक सामान्य दांत की संरचना बना रहे हैं और ये मनुष्य का दांत 3 भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दांत का सबसे ऊपरी भाग जो मसूड़े के बाहर स्थित होता है, इसको कहते हैं हम दंत शिखर। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? शिखर। और दांत का वो भाग जो मसूड़े में, जैसे मान लो ये मसूड़ा, ये दांत की जो हड्डी है जिसमें दांत धंसा हुआ रहता है, ये यहाँ पर जो संरचना पाई जाती है ये होती है मसूड़ा। ठीक है, ये संरचना है मसूड़ा। तो वो भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, दांत का वो भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? दंत ग्रीवा। ठीक है, टीथ नेक, ये भाग दंत ग्रीवा, दांत का दूसरा भाग जो मसूड़े में धंसा हुआ। और दांत का वो भाग जो दांत को, दंत की जो हड्डी है, अस्थि, उसमें स्थिर बनाए रखता है, वो क्या कहलाता है? दंत मूल। ठीक है, टीथ रूट, तो टीथ क्राउन, दंत शिखर को हम अंग्रेजी में बोलेंगे टीथ क्राउन, और दंत ग्रीवा को बोलेंगे टीथ नेक, और दंत मूल को बोलेंगे टीथ रूट। तो इस प्रकार से दांत के कितने भाग हो गए? 4। ठीक, अब अगर हम दांत को देखें तो ये दांत जो है, ठीक है, एक दांत के बीच में यहाँ पर ये खोखला होता है। दांत का जो बीच वाला भाग है ये बिल्कुल इस तरह से खोखला होता है, कठोर नहीं होता। और ये खोखला वाला भाग जो बीच में यहाँ पर ये खोखला वाला भाग है, ये कहलाता है मज्जा गुहा। मज्जा गुहा, या फिर इसको बोल सकते हैं हम पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, ठीक है, ये दांत का मध्यस्थ भाग होता है जिसको मज्जा गुहा या पल्प कैविटी कहते हैं। इस मज्जा गुहा या पल्प कैविटी में जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिनको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ठीक है, इसके अलावा इस मज्जा गुहा में, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के अलावा इस मज्जा गुहा में रक्त नलिकाएं या रक्त केशिकाएं प्रवेश करती है, रक्त केशिकाएं पाई जाती है और तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ये ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं यहाँ पर स्थित होती है और ये रक्त केशिकाएं इसमें कहाँ से प्रवेश करती है? जैसे दांत का निचला सिरा है तो यहाँ पर विशेष, इसकी जो जड़ें हैं इनमें विशेष प्रकार की जो छिद्र पाए जाते हैं जिनको बोलेंगे हम मज्जा गुहा छिद्र या फिर पल्प कैविटी के पोर। ठीक है, इन्हीं छिद्रों से दंत मूल छिद्र भी बोला जाता है इनको, है दंत मूल छिद्र।
इन्हीं छिद्रों से होकर कौन प्रवेश करता है इस मज्जा गुहा में? जो रक्त केशिकाएं हैं, ब्लड कैपिलरीज या तंत्रिकाएं, तो इन्हीं से होकर ये ब्लड कैपिलरीज या फिर तंत्रिकाएं मज्जा गुहा में प्रवेश करती और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स को ब्लड और ऑक्सीजन, उसके अलावा जो पोषण है वो प्रदान करती। ओडोंटोब्लास्ट सेल यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ पर, ठीक है। ये ओडोंटोब्लास्ट सेल क्या करती है? वृद्धि और विकास कर, मतलब ये विभाजन करती है और विभाजन करने के बाद में ये क्या करती है? एक तो ये दांत की लंबाई में वृद्धि करवाती है, ठीक है। तो दांत की वृद्धि करवाने का कार्य कौन करता है? दांत की अगर वृद्धि है तो वृद्धि करवाने का कार्य कौन करता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। ओडोंटोब्लास्ट सेल एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण भी करती है जिसको बोलते हैं डेंटिन प्रोटीन। और ये डेंटिन कठोर प्रोटीन होता है और ये यहाँ पर जमा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें दंत के शिखर पर, तो विशेष प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती है जिनको बोलते हैं इनेम्ब्लोब्लास्ट कोशिकाएं। ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाएगी? इनेम्ब्लोब्लास्ट कोशिकाएं, विशेष प्रकार की कोशिकाएं इनेम्ब्लोब्लास्ट कोशिकाएं भी पाई जाती है। और ये इनेम्ब्लोब्लास्ट कोशिकाएं एक कठोर कैल्शियम की लवण के आवरण का निर्माण कर देती है यहाँ पर, ठीक है। और इसी को हम बोलेंगे, अब ये जो कैल्शियम का लवण बना है ये दांत की सुरक्षा का कार्य करता है। ये चमकीला होता है और सफेद रंग का हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो चमकीला एक कवच बना देती है ये यहाँ पर इनेम्ब्लोब्लास्ट कोशिकाएं। इस कवच को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस कवच को कहते हैं इनेमल, ठीक है। श्वेत चमकीला होता है ये, श्वेत व चमकीला, और अत्यधिक कठोर होता है, अत्यधिक कठोर, ठीक है। यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है? इनेमल। इसी को, इनेमल को हम हिंदी में दंतवल्क भी कहते हैं, दंतवल्क। ये इनेमल इंग्लिश का वर्ड है, इसको एज इट इज हिंदी में ऐसे वैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इनेमल बोलो या फिर दंतवल्क बोलो, ये दांत का शिखर है, उसके चारों ओर पाए जाने वाला एक कठोरतम पदार्थ है जिसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? इनेम्ब्लोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। अब देखो जो इनेमल है, ठीक है, इस इनेमल के बारे में बात करें तो एक तो श्वेत चमकीला और अत्यधिक कठोर होता है। ऐसे माना जा सकता है कि ये हड्डियों से भी काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आग में भी नहीं जलता है, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं अगर दांत सुरक्षित रह पा रहे हैं तो किसकी वजह से? इनेमल की वजह से, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम इनेमल की, तो इनेमल को हम जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ मानते हैं, ठीक है। जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ। इसको पादप जगत का इसलिए नहीं मानते क्योंकि पादप जगत में भी इसके जैसा एक और कठोरतम पदार्थ होता है जो कि परागकणों के चारों ओर पाया जाता है, स्पोरोपोलिन, जो परागकणों को सुरक्षित बनाए रखता है। यहाँ पर जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ किसको मानेंगे? इनेमल को। इस इनेमल के बारे में बात करें तो इनेमल में लगभग 95% कैल्शियम के लवण होते हैं और 5% के लगभग इसमें क्या होते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो 95% इसमें कैल्शियम के लवण होते हैं और 5% इसमें पानी होता है और ये बहुत कठोर होता है, ठीक है। हम इसको शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ या फिर जंतु जगत का सबसे कठोरतम पदार्थ मानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे दांत की एक सामान्य संरचना है। दांत की संरचना में हमको क्या क्या दिखाई देगा? दंत शिखर सबसे ऊपर, उसके बाद दंत ग्रीवा और दंत मूल, ठीक है।
अब हम बात कर रहे हैं दांत की। तो दांत में रक्त केशिकाएं कहाँ से प्रवेश करती है? दंत मूल छिद्र से। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ प्राणियों में, सामान्यतः मनुष्य की भी बात कर रहे हैं हम, तो इनमें क्या होता है, कुछ समय के पश्चात क्या होता है, ये दंत मूल छिद्र बंद हो जाता है। ठीक है, बंद हो गया। अब बंद हो गया तो इसकी वजह से रक्त केशिकाओं में रक्त की सप्लाई भी बंद हो जाएगी, और ये हमारी जो यहाँ मज्जा गुहा में ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं क्या हो जाएगी, एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगी, और निष्क्रिय हो जाएगी तो दांतों की वृद्धि भी रुक जाएगी। तो हमारे मनुष्यों के अंदर क्या होता है, और बहुत से स्तनधारियों के अंदर कुछ समय के बाद में ये यहाँ पर जो हमारा मज्जा गुहा का छिद्र है या फिर दंत मूल छिद्र है, ये क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारे ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती है और दांतों की वृद्धि रुक जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव है जिनके अंदर क्या होता है, ये मज्जा गुहा छिद्र पूरे जीवन काल खुला रहता है, और उनके अंदर ब्लड की सप्लाई जाती रहती है, और ब्लड की सप्लाई जाती है तो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं भी क्या होती है, सक्रिय बनी रहती है। ठीक है, ऐसा किस में देखा जाता है, कुछ एनिमल्स का नेम तुम्हें याद कर रखना है यहाँ पर, जिनमें जीवन काल दांतों की वृद्धि होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि उनमें मज्जा गुहा छिद्र खुला रहता है। जैसे कि एक तो है हमारे पास में हाथी के जो टस्क दांत है जो बाहर निकले रहते हैं, वो जीवन पर्यंत वृद्धि दर्शान। सुअर, चूहा, ये कुछ एनिमल्स हैं जिनमें क्या होता है, ये इनके अलावा और भी है, ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें दांत जीवन पर्यंत वृद्धि दर्शाते हैं। दांतों की वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है, क्योंकि इनमें जीवन पर्यंत क्या होगा, ओडोंटोब्लास्ट सेल सक्रिय रहती है ना, जीवन पर्यंत सक्रिय रहती है, पूरे जीवन काल में सक्रिय रहती है। ठीक है, इसलिए इनमें दांतों की वृद्धि पूरे जीवन काल होती रहती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो चूहे होते हैं। चूहे तुमने देखा होगा कि वो कहीं पे भी, घर में भी कहीं पे भी छेद करते रहते हैं। उसके अलावा जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं उनको कुतरते रहते हैं। एक्चुअली उसके पीछे रीजन है, अगर कुछ चीज़ें कुतरे नहीं, वो कुतरते क्यों है? क्योंकि वो अपने दांतों को क्या करते हैं, घिसते रहते हैं। जो दांतों की वृद्धि होती रहती है उसको घिसते रहते हैं। अगर वो कुतरना बंद कर देंगे तो दांत वृद्धि कर करके इतने बड़े हो जाएंगे, एकदम से उनका जबड़ा भी क्या हो जाएगा, दांतों से पैक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो दांतों को घिसने के लिए ही क्या करते हैं, इधर उधर की चीज़ें काटते रहते हैं। तो ये हमारे दांतों की बेसिक संरचना के बारे में आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। इस लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम पाचन तंत्र के बारे में आगे पढ़ेंगे। हम आमाशय की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, हम छोटे आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।